नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम प्रारंभिक मानव व्यापार और उसकी उत्पत्ति की एक बेहद रोमांचक कहानी पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटकर देखें, तो हमें पता चलता है कि कैसे भारत के प्रथम किसानों ने खेती की शुरुआत की थी। उन्होंने छोटे छोटे स्थायी गांव बसाए और एक ऐसी ठोस नींव रखी जिस पर आगे चलकर पूरा समाज बनने वाला था। लेकिन सच कहूं तो ये स्थायी खेती वाले गांव उस लंबे सफर का बस पहला कदम थे। असल कहानी और इंसानों के एक दूसरे पर निर्भर होने का वो विशाल इतिहास तो अभी शुरू होना बाकी था। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। इन प्रारंभिक किसान गांव में आखिर किस चीज की सबसे मुख्य कमी थी? बाहर से देखने पर तो सब कुछ स्थायी और ठीक लग रहा था, फिर आखिर छूट क्या रहा था? ध्यान दीजिए, उस वक्त मानवता के सामने सबसे बड़ी समस्या थी संसाधनों का असमान वितरण। मतलब हर गांव अपने आप में पूरी तरह संपन्न नहीं था। कुछ ऐसे इलाके थे जहां मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, खेती एकदम बढ़िया होती थी। वहीं कुछ दूसरे इलाके थे जहां खेती थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वहां लकड़ी और पत्थर के बेहद मजबूत औजार बनते थे। और कहीं तीसरी जगह दुर्लभ और कीमती पत्थर मिलते थे। इसी असमानता ने एक ऐसी भारी जरूरत को जन्म दिया जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इस विषय के। यहाँ हमारे पूर्वजों ने, उस समय के मानव दिमाग ने इस समस्या का एक बिल्कुल सरल और शानदार समाधान निकाल लिया। सोचिए, जब एक किसान के पास अनाज अपनी जरूरत से ज्यादा था और उसे खेती के लिए मजबूत औजार चाहिए थे, तो उसने क्या किया? उसने सीधा औजार बनाने वाले से संपर्क किया। बिना किसी सिक्के, बिना किसी नोट या बैंक के उन्होंने एक दूसरे की जरूरत का सामान बदलना शुरू कर दिया। अनाज दिया गया, औजार लिया गया। ये एक बिल्कुल छोटी सी, काफी आम सी क्रिया थी। एक ऐसा छोटा सा लेन देन जिसने बिना एक भी पैसे के संसाधनों की भारी कमी को हल करने का तरीका निकाल लिया था। और सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि ये आदान प्रदान सिर्फ अनाज या खेती के औजारों तक ही सीमित नहीं रहा। मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने वाले कारीगर अब अपने बर्तनों के बदले में पालतू जानवर लेने लगे थे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये व्यापार का कोई किताबी नियम नहीं था जो किसी ने उन्हें सिखाया हो, बल्कि ये उन प्रारंभिक गांव वालों की रोजमर्रा की जरूरत थी, उनके जिंदा रहने और आगे बढ़ने की सबसे असरदार रणनीति। एक तरह से कहूं तो यही उनका जीवन जीने का एकमात्र तरीका बन चुका था। तो इस पूरे लेन देन की व्यवस्था को हम एक ऐतिहासिक नाम से जानते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी बार्टर सिस्टम। एक ऐसी ठोस व्यवस्था जहां आप अपना सामान या सेवा देते हैं और ठीक उसके बदले अपनी जरूरत का सामान प्राप्त करते हैं। इस आदान प्रदान ने मानव इतिहास में पहली बार बिना किसी मुद्रा के एक पूरी चलित आर्थिक व्यवस्था स्थापित कर दी थी। और खैर, इससे भी बड़ी कामयाबी ये थी कि इसी प्रणाली ने इंसानों को एक दूसरे पर निर्भर रहने और एक साथ जुड़कर रहने की नींव तैयार कर दी थी। इस बिना पैसे के शुरू हुए व्यापार का एक जबरदस्त असर ये हुआ कि इंसानों को अपने छोटे अलग थलग इलाकों से बाहर निकलना ही पड़ा। अब लोग सिर्फ अपने गांव की हदों तक सीमित नहीं थे, उन्होंने दूर दूर तक सफर करना शुरू कर दिया। नए भौगोलिक रास्ते बनने लगे। और देखिए, जब दो अलग जगहों के लोग आपस में मिलेंगे तो वहां सिर्फ सामान थोड़ी ना बदला जाएगा, उनकी संस्कृतियां, उनके नए विचार और काम करने के तरीके भी आपस में मिले। तो इस व्यापार ने सिर्फ सामान को दूर तक नहीं भेजा, इसने ज्ञान, सोच और नई तकनीक को आग की तरह पूरी दुनिया में फैला दिया। अगर हम इन्हीं चीजों को प्राचीन भारत के नजरिए से समझें, तो पता चलता है कि तांबा, तराशे गए चमकदार कीमती पत्थर और बेहद उम्दा तरीके से बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ये ऐसी चीजें थीं जिनकी मांग लगातार बढ़ रही थी। लोग इन आकर्षक और मूल्यवान सामग्रियों के दीवाने थे और इन्हें पाने के लिए वो लंबे लंबे सफर पर निकल पड़ते थे। और बस वहीं से भारत की भूमि पर इस नए व्यापार का लगातार और बेहद तेजी से विस्तार होने लगा। और जानते हैं, इन लंबे सफरों का सबसे ठोस और आश्चर्यजनक प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ उस वक्त लंबी दूरी के व्यापार का एक बेहद बड़ा और प्रमुख केंद्र बन चुका था। जब वैज्ञानिकों ने वहां खुदाई की तो उन्हें ऐसे प्रमाण मिले जो उस आसपास के इलाके के थे ही नहीं। उन वस्तुओं को निश्चित रूप से हजारों किलोमीटर दूर से किसी तरह वहां लाया गया था। ये बिल्कुल साबित कर देता है कि हजारों साल पहले भी हमारे पूर्वज लंबी दूरी का व्यापार करने में कितने माहिर हो चुके थे। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये सफर कोई आज की तरह आसान और सुरक्षित नहीं थे। ये प्रारंभिक व्यापारी रास्ते या तो खौफनाक उफनती नदियों के किनारे से गुजरते थे, या फिर
ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी दर्रों से। उस समय की भौगोलिक स्थितियां आज के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण थीं। ऐसे खतरनाक रास्तों पर भारी सामान अपने कंधों या पशुओं पर लादकर लंबा सफर तय करना पूरी तरह से थका देने वाला और असाधारण रूप से मुश्किल काम था। और आगे का रास्ता, वो तो और भी भयानक था। सिर्फ नदियां और पहाड़ ही नहीं, इन रास्तों पर आते थे बेहद घने और अंधेरे जंगल, जहां खूंखार जंगली जानवर किसी भी वक्त घाट लगाए बैठे हो सकते थे। इसके अलावा किसी भी वक्त आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का डर हमेशा इन व्यापारियों के सर पर मंडराता रहता था। सच कहूं तो इन रास्तों पर चलने का अक्सर एक ही मतलब होता था, मौत के बिल्कुल सामने खड़े होना। पर हैरानी की बात यह है कि इन सबके बावजूद उन लोगों ने ये सारे जोखिम उठाए। क्यों? क्योंकि ये आदान प्रदान उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहा था। एक समृद्ध जीवन की चाहत उन्हें मौत के डर को भी पार करने की ताकत दे रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सब कैसे विकसित हुआ, क्योंकि इन भयानक खतरों को उठाने का परिणाम सच में चौंकाने वाला था। इसने पूरे समाज को बदल कर रख दिया। इसे हम 3 स्थितियों में समझ सकते हैं। पहला, अनजान इलाकों के बीच सामान का आदान प्रदान शुरू हो चुका था। दूसरा, नए लोगों को देखकर और उनसे सीखकर कारीगरी में जबरदस्त सुधार आया। और तीसरा, इस सारी मेहनत ने पूरे के पूरे समाज को तेजी से विकास की ओर धकेल दिया। अब वो अकेले और शांत गांव छोटे और व्यस्त व्यापारिक केंद्र बन चुके थे, जहां हर तरफ से लोग आ रहे थे और मुसलसल प्रगति हो रही थी। नए लोगों और अनजान विचारों से मिलने का असर हमारी कारीगरी पर काफी गहरा पड़ा। इस दौर को हम कारीगरी की क्रांति कह सकते हैं। सोचिए, मिट्टी के बर्तन अब सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बनते थे, वो इतने सुंदर बनते थे कि देखकर कला का एहसास हो। औजार जो पहले साधारण थे, उन्हें और भी नायाब और मजबूत तरीकों से बनाया जाने लगा। और सबसे कमाल की बात तब हुई जब श्रृंगार के लिए आभूषण यानी ज्वेलरी बनाने की कला का उदय हुआ। ये सब क्लियरली बता रहा था कि अब मानवता सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं थी, अब हम असल में जीना और प्रगति करना सीख रहे थे। ये जो व्यापारिक केंद्र उभर रहे थे और ये जो नए कौशल हम सीख रहे थे, ध्यान रखना, ये बस एक छोटी मोटी प्रगति नहीं थी। असल में ये सब भारतीय उपमहाद्वीप पर आगे आने वाली उन विशाल और महान सभ्यताओं के आगमन के लिए पूरा रेड कार्पेट बिछा रहे थे। मानव इतिहास एक ऐसी विशाल छलांग लगाने वाला था जिसका असर आने वाली हजारों सदियों तक कायम रहने वाला था। और इस बड़ी छलांग की नींव कहाँ से आई? उसी छोटे से सरल से वस्तु विनिमय प्रणाली से। इस छलांग और विकास के नतीजे तो सच में पूरी दुनिया की दिशा ही बदलने वाले थे। सोचिए, उस एक छोटी सी शुरुआत से क्या क्या निकल कर आया। भविष्य की सभ्यताएं ऐसे बेहतरीन तरीके से सुनियोजित शहर बनाने वाली थीं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। इन शहरों में ऐसी उन्नत जल निकासी प्रणाली होने वाली थी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। और वो जो पुराने, छोटे और खतरनाक व्यापारिक रास्ते थे ना, वो आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर विशाल व्यापारिक नेटवर्क बनने वाले थे। और ये बेहद शानदार तरीके से दर्शाता है इस पूरे विश्लेषण के सबसे मुख्य और चरम बिंदु को। सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी अद्भुत और शक्तिशाली सभ्यता जिसका मूल आधार उन्हीं पुराने मिट्टी के व्यापारी रास्तों और पसीने से लथपथ कड़ी मेहनत में छिपा था। उस अनाज, औजार और बर्तनों के छोटे से आदान प्रदान ने धरती की सबसे महान और उन्नत सभ्यताओं में से एक को जन्म दे दिया था। ये एक ऐसी विजय थी जिसे इतिहास शायद ही कभी भुला पाएगा। लेकिन ठहरिए, मानव उत्कर्ष की ये कहानी यहाँ पूरी तरह समाप्त नहीं होती। सिंधु घाटी की उन असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले एक और बड़ा पड़ाव अभी बाकी था, ताम्र युग क्रांति। आखिर हमारे पूर्वजों ने पत्थर और मिट्टी की दुनिया से बाहर निकलकर धातु को पिघलना कैसे सीख लिया? किस तरह उस तांबे ने उनके औजारों की ताकत को 1000 गुना बढ़ाकर सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया? ये आने वाले युग का एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास के अगले पन्ने पर हमारा इंतजार कर रहा है। तो कैसा लगा आपको ये सफर? जरूर सोचिए।